हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में मैंने कुछ मैट्रिसेस के आपको कंसेप्ट बताए थे कि मैट्रिक्स क्या होता है, उसका ऑर्डर क्या होता है। फिर मैंने आपको बताया था कितने तरीके के मैट्रिक्स होते हैं। जनरल फॉर्म में मैट्रिक्स को कैसे लिखते हैं, कोई भी एक एलिमेंट लिखा हुआ है उसकी पोजीशन कैसे आइडेंटिफाई हम कर सकते हैं कि मैट्रिक्स में उसकी क्या पोजीशन होगी। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, यहाँ तक मैंने आपको एक्सप्लेन किया था टाइप ऑफ मैट्रिसेस में। तो डायगोनल मैट्रिक्स मैंने बताया था जिसके सभी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, आपके जीरो होते हैं, उस मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स बोल देते हैं। तो इसमें कंडीशन केवल इतनी है डायगोनल मैट्रिक्स निकालते टाइम, जैसे ये लिख दिया दिस मैट्रिक्स इज देयर, तो आप देखिए इसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो हैं। डायगोनल एलिमेंट्स कौन से होते हैं, ये एलिमेंट्स डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं। आप इन एलिमेंट्स को डायगोनल एलिमेंट्स नहीं मानेंगे क्योंकि आपका जो नॉर्मल ज्योमेट्रिकल डायगोनल होता है वैसा डायगोनल नहीं होता। यहाँ पे डायगोनल कौन से होते हैं एलिमेंट्स, A11, A22, A33। इसके बाद जो नेक्स्ट आपका इसी में आता है वो स्केलर मैट्रिक्स है। आपको अलग से कुछ भी नहीं समझना स्केलर मैट्रिक्स में, ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स ही है। तो पहली बात देखिए, डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, आपको मालूम है। डायगोनल मैट्रिक्स का ऑर्डर 1 × 1, 2 × 2, 3 × 3 होगा। तो डायगोनल मैट्रिक्स की एक कंडीशन है स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्केलर मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही डायगोनल मैट्रिक्स ही होता है। इट इज ऑल्सो ए डायगोनल मैट्रिक्स, मगर इसमें एक स्पेसिफिक कंडीशन है कि इसके सभी डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल होंगे, इतना सा डिफरेंस है। समझिए, जैसे देखिए मैंने पीछे आपको एक डायगोनल मैट्रिक्स बनाया, इसके डायगोनल एलिमेंट्स -1.1, 2 और 3 लिए। अब इनकी जगह सभी एलिमेंट्स को मैं √3, √3, √3 ले लेता हूँ, या 2 × 2 में सभी एलिमेंट्स को -1 ले लेता हूँ, तब आप इसको स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। मींस इट इज ऑल्सो ए, क्या क्या होगा स्केलर मैट्रिक्स की तीन कंडीशंस होंगी। ये पहली बात तो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, इसका ऑर्डर 1 × 1, 2 × 2, 3 × 3 होगा। दूसरी बात ये डायगोनल मैट्रिक्स होगा, मतलब नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होंगे। तीसरी बात, इसके सभी जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो इक्वल होंगे। डायगोनल मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स में ये डिफरेंस है। स्केलर आपसे पूछ सकता है कि स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स होता है, आपका आंसर होगा यस। क्या डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर होगा, जरूरी नहीं है, हो भी सकता है। यदि सभी डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल हो जाएं तो वो स्केलर हो जाएगा। तो यहाँ पे एक कंडीशन ये दी हुई है मैथमेटिकल टर्म्स में, Bij = 0 व्हेन I इज नॉट इक्वल टू j। इसका मतलब नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो हो गए। इस कंडीशन को आप ऐसे रीड करेंगे, डायगोनल एलिमेंट्स के लिए I = j होता है। अभी अगर है Bij = k, k का मतलब सभी डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल हैं, जो भी है ये k, ऑल डायगोनल एलिमेंट्स विल बी k। ठीक है, व्हेन I = j, इसका मतलब ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। तो डायगोनल मैट्रिक्स ही होता है स्केलर मैट्रिक्स। द ओनली कंडीशन, उसके सभी डायगोनल एलिमेंट्स वन हो जाते हैं, वो इक्वल हो जाते हैं। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट और ये बार बार आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो देखिए ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है, ध्यान से समझिए। सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स आया, उसमें डायगोनल मैट्रिक्स आया, डायगोनल में स्केलर मैट्रिक्स आया। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स भी होगा, डायगोनल भी होगा, स्क्वायर भी होगा, सभी कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। इसमें जो कंडीशन है कि इसके डायगोनल एलिमेंट्स वन होंगे, सभी डायगोनल एलिमेंट्स वन होंगे। Aij = A1 व्हेन I = j। इसको आप सिंपल लैंग्वेज में समझ सकते हो कि इसके डायगोनल एलिमेंट, सभी डायगोनल एलिमेंट्स वन है। और Aij = 0 व्हेन I इज नॉट इक्वल टू j मींस इसके सभी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो हैं। ओनली डायगोनल एलिमेंट्स होंगे और वो वन होंगे तो उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोल देंगे। ओनली डायगोनल एलिमेंट्स होंगे, वो सब इक्वल होंगे तो इसको स्केलर मैट्रिक्स बोल देंगे। ओनली डायगोनल एलिमेंट्स होंगे, वो कुछ भी हो तो उसको हम डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, अब डायगोनल जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को सिंपली जैसे हम I1, I2, I3 एटसेट्रा से रिप्रेजेंट करते हैं। I1 का मतलब 1 × 1 ऑर्डर, I2 का मतलब 2 × 2 ऑर्डर, I3 का मतलब 3 × 3 ऑर्डर। जब ये I1 लिखा हो तो इसके अंदर एक एलिमेंट होगा, I2 लिखा हो तो ये 1 0 0 1 होगा, I3 लिखा हो तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3 × 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो जाएगा। ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर जो होता है
वो 2 into 2 या 3 into 3 लिखने की जरूरत नहीं होती यदि वो कह देता है थर्ड ऑर्डर आइडेंटिटी मैट्रिक्स या थर्ड ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स, तो आप समझ जाइए उसमें 3 रोज एंड 3 कॉलम्स हैं। आपको पूरा ऑर्डर उनका बताना पड़ता है जिसमें रोज और कॉलम्स अलग अलग होते हैं। तो होपफुली आपको डिफरेंट टाइप ऑफ मैट्रिसेस मैंने बताए। नल मैट्रिक्स में पहले ही बता चुका हूं, जीरो मैट्रिक्स। तो जीरो मैट्रिक्स की कोई सिग्निफिकेंस ज्यादा होती नहीं, मैं आपको समझाने के लिए बता देता हूं। जीरो मैट्रिक्स को ओ से रिप्रेजेंट करता है और एज पर रिक्वायरमेंट कुछ भी ऑर्डर इसका हम बना लेते हैं। इसको हम एज पर रिक्वायरमेंट लिखेंगे। देखिए समझाता हूं कैसे। यदि दो मैट्रिसेस को इक्वल मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो जब हम दो मैट्रिसेस को ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, आंसर मैट्रिक्स ही आना चाहिए। ठीक है, तो दो इक्वल मैट्रिक्स को यदि हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारा क्या आएगा, जीरो आएगा। तो उसको हम नॉर्मल जीरो लिखने की बजाय ओ लिखेंगे। ओ मींस इट इज ए नल मैट्रिक्स, उसका हर एक एलिमेंट जीरो ही आएगा। देखिए यहाँ पे मैट्रिक्स लिखा गया है, ये नल मैट्रिसेस है। नेक्स्ट एक कंसेप्ट आता है ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस में, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। बहुत सिंपल कंसेप्ट है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। दो मैट्रिसेस कब इक्वल होंगे, इसकी दो कंडीशंस हैं, आप नोट कर लें। पहली कंडीशन है दे हैव सेम ऑर्डर, दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है। जैसे जनरल रिप्रेजेंटेशन दे रखा है एक मैट्रिक्स का, ए इक्वल टू ए आई जे, मतलब इसके हर एक एलिमेंट को ए आई जे बोल रहा है, और बी इक्वल टू बी आई जे, बी के हर एक एलिमेंट को बी आई जे बोल रहा है। ये इक्वल कब होंगे, पहली कंडीशन, बोथ विल हैव सेम ऑर्डर। यदि दो मैट्रिसेस का ऑर्डर अलग है तो वो से इक्वल नहीं हो सकते। जैसे वन मैट्रिक्स इज ऑफ द ऑर्डर 2 into 3, नोट करें, दूसरा ऑफ ऑर्डर 2 into 2, दे कैन नॉट बी इक्वल। इतना सिंपल सा है। आप पहली मैट्रिक्स का ऑर्डर देखें, ऑर्डर होता है नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। दूसरी मैट्रिक्स का ऑर्डर देखें, यदि दोनों मैट्रिक्सेस का ऑर्डर सेम है तब वो मैट्रिक्स इक्वल होंगे, यदि ऑर्डर सेम नहीं है तो मैट्रिक्स इक्वल नहीं होंगे। बस। फिर देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मस्ट बी इक्वल। कितना सिंपल सी चीज है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स का जो एलिमेंट A11 है वो पहला एलिमेंट हो गया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, वो दूसरी मैट्रिक्स के एलिमेंट B11 से इक्वल होना चाहिए। जैसे मैंने एक मैट्रिक्स लिखा 2301, तो ये 2301 के ही इक्वल होगा। दूसरा मैट्रिक्स लिखा मैंने ये 3201, ये 2301 के इक्वल नहीं हो सकता क्योंकि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल नहीं है। देखिए इसका ये एलिमेंट 3 है और इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स यहाँ पे 2 है, सो दे कैन नॉट बी इक्वल। मतलब एक ही मैट्रिक्स को फिर से लिख दिया जाए दूसरे तरीके से आपको, तभी वो इक्वल होंगे। अब इसको हम यूज करते हैं एक्चुअली। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस का मतलब टू देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। यहां पे कह रहा है दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं आपको ए एंड बी, ये इफ दिस इज इक्वल टू दिस, ये बोल रहा है। देखिए अब इसको समझिए क्वेश्चन को कैसे करना है। तो पहली बात तो इक्वल हो ही सकते हैं। देखिए दोनों का ऑर्डर आप चेक कर लीजिए, इनिशियली लिखने की आदत डालिए। इट इज 3 into 2 मैट्रिक्स और दूसरा वाला भी 3 into 2 है। ये इक्वल है तो इसका मतलब देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। तो इसका एलिमेंट एक्स है, इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स -1.5 है, तो x की वैल्यू -1.5 होगी। कितना इजी है देखिए। इसका ये एलिमेंट y है तो यहाँ पे 0 आ रहा है इसकी जगह, तो y इक्वल टू 0 हो गया। इस तरीके से सभी की वैल्यू निकाल सकता हूँ। इस b की वैल्यू निकालनी है बाय द वे, तो b की जगह यहाँ पे क्या लिखा है 3, तो b इक्वल टू 3 हो गया। यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल 4 दिया हुआ है, यहाँ से आपसे ABCXYZ की वैल्यू निकलवा रहा है। ये दो मैट्रिसेस इक्वल दिए हुए हैं, तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए क्या करेंगे, दो मैट्रिसेस इक्वल दिए हुए हैं, दीज आर 2 इक्वल मैट्रिसेस, बीच में इक्वलिटी का साइन है, इसका मतलब इक्वल है। तो इक्वल है तो देखिए इस x + 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। x मिल जाएगा, मैं सारा करा ही नहीं रहा हूँ, ये एलिमेंट वैसे इक्वल दे रखे हैं। देखिए c निकालना है तो 2c + 2 इक्वल टू 0 लिख दो। y निकालना है तो 3 - 2 इक्वल टू 3y - 2 इज इक्वल टू 2y - 7। इस तरीके से हम XYZ की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, देखिए सिमिलर कह रहा है फाइंड ABCD इफ दीज टू मैट्रिसेस आर इक्वल। तो आपको बड़ा इजीली ये समझ में आ जाएगा। देखिए इसका मतलब 2a + b क्या हो गया आपका 4, और a - 2b क्या हो गया -3। अब a और b में दो इक्वेशंस आ गई, उनको सॉल्व करके वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ a एंड b। 5c - d इक्वल टू 11
एंड 4c प्लस 3d इक्वल टू हो गया 24। तो 5c माइनस डी को 11 लिखा, 4c प्लस 3d को 24 लिखा, और नेचुरली अब आप इन दोनों को सोल्व करके सी और डी की वैल्यू निकाल लेंगे। इस तरीके से हम इसे कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, एक्सरसाइज 3.1 है आपकी, तो एक्सरसाइज में भी डिस्कस करता हूं। उससे पहले मैं इसके कुछ एक और ऑपरेशंस आपको बताऊंगा। एक्सरसाइज में डिस्कस करूंगा एक साथ, पहले मैं आपको कंसेप्ट्स बता देता हूं अप टू मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन तक कंसेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे तो क्वेश्चन ऑटोमेटिकली होने लग जाएंगे। ऑपरेशंस का मतलब होता है आपका एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया एंड मल्टीप्लिकेशन हो गया। बड़ा इजी सी वो है ये। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस तभी होता है, पहली बात, दो मैट्रिसेस इक्वल तभी होते हैं जब उनका ऑर्डर इक्वल हो, ये मैंने अभी आपको बताया था। तो आप बच्चों ध्यान रखना, एडिशन और सब्ट्रैक्शन की पहली कंडीशन आप नोट कर लें इसको, जो मैं सेंटेंस बोल रहा हूं। एडिशन इज पॉसिबल ओनली इफ टू मैट्रिसेस हैव सेम ऑर्डर। एडिशन भी पॉसिबल नहीं है यदि दो मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम नहीं है। पहला सेंटेंस तो ये लिख लीजिए टेक्निकल लैंग्वेज में गए बगैर। दूसरा, एडिशन करेंगे व्हेन विल ऐड और सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट का भी यही कंसेप्ट है, ऐड करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, एज सिंपल एज। इक्वलिटी में क्या करते हैं, इक्वलिटी में टू मैट्रिसेस इक्वल होने के लिए दे मस्ट हैव सेम ऑर्डर और देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मस्ट बी इक्वल। इन एडिशन वी कैन ऐड टू मैट्रिसेस ओनली इफ, ये ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे इस एक्सरसाइज के एंड में। वी कैन ऐड टू मैट्रिसेस ओनली इफ दे हैव सेम ऑर्डर। सेकंड, ऐड कैसे करना है, ऐड करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, ये सेकंड दो लाइन लिख लीजिए आप, ये ऐड करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। अब मैं आपको एडिशन सिखाता हूं। देखिए यहाँ पे ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, ए प्लस बी फाइंड करना है। तो आपसे पूछ सकता है वेदर ए प्लस बी इज पॉसिबल। तो आप पहली इस मैट्रिक्स का ऑर्डर चेक करेंगे, पहली वाली मैट्रिक्स का। तो इसका ऑर्डर आपने देखा है 2 into 3 है, इसका भी देखा 2 into 3 है। आप कहेंगे इट इज पॉसिबल। आप कहेंगे ऐड करो, तो बच्चों ऐड करने में आपको कुछ भी नहीं करना। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, इसके इस एलिमेंट को A11 बोलते हैं, मैं आपको सिखा चुका हूं, इसका ये B11 हो जाएगा, दोनों को ऐड कर लो। ऐसे ही सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट में ऐड कर लो। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड करने हैं बस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस एंड दिस इंटू दिस। इनको ऐड करने पे ये सब यहाँ ऐड करके दिखाए हुए हैं और दिस वुड बी द आंसर। तो टू मैट्रिसेस का यदि ऑर्डर सेम नहीं है तो आप ऐड नहीं कर सकते। और एडिशन बच्चों वाला खेल है, आपको समझ में आ गया होगा। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देते हैं, जैसे जनरल फॉर्म में दे रखा है, ये ए है, ये बी है, ए के एलिमेंट A11, A12, A13 हो गया, ये मैं आपको लिखना सिखा चुका हूँ। बी के एलिमेंट इसके A11 को B11 में ऐड कर दो, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड कर देने हैं, सिमिलर पोजीशन के एलिमेंट ऐड कर देने। इन दिस वे वी कैन ऐड टू मैट्रिसेस। अब आता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाई स्केलर। बाई स्केलर का मतलब होता है आप एक मैट्रिक्स को किसी भी एक नंबर से मल्टीप्लाई करें, एक मैट्रिक्स को किसी भी एक नंबर के से मल्टीप्लाई करें। तो आप इसे नोट कर लें, जो मैं बता रहा हूं ये यहाँ पे टेक्निकल लैंग्वेज आएगी, पर मैं आपको सिंपल वे में बता रहा हूं। उसके मल्टीप्लाई ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दैट मैट्रिक्स बाई दैट नंबर। किसी भी मैट्रिक्स को आपको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है, सपोज यू वांट टू मल्टीप्लाई ए मैट्रिक्स बाय एनी नंबर, सो यू मल्टीप्लाई ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दैट मैट्रिक्स बाय दैट नंबर। नंबर मींस स्केलर। किसी भी मैट्रिक्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने के लिए उस मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट को उस नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इतना सिंपल सा कंसेप्ट है। तो देखिए ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है एग्जांपल के लिए, ए आपसे कह रहा है फाइंड 3A, तो 3 मैंने आगे लिखा इस मैट्रिक्स के। अब 3A निकालने के लिए आपको करना क्या है, इट इज क्वाइट सिंपल, वेरी सिंपल थिंग, कीप कंसेप्ट वेरी सिंपल। यू जस्ट मल्टीप्लाई ऑल द एलिमेंट्स बाई 3। देखिए सभी एलिमेंट्स को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया एक एक करके। ये 3 था, इसको 3 into 3 9 बना दिया। ये 1 था, 1 into 3 3 बना दिया। तो किसी भी मैट्रिक्स को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने का मतलब उसके सभी एलिमेंट्स को उस नंबर से मल्टीप्लाई करना। जैसे एक मैट्रिक्स दिया A इक्वल टू 1 2 3 4, आपसे कह देता है 2A निकालो, तो 2 into A कैसे निकलेगा, यू मल्टीप्लाई ऑल द एलिमेंट्स बाई 2। ये ठीक है सर, 2 4 6 8 हो गया। देखिए कितना इजी है। तो ये मल्टीप्लिकेशन है।
अब कह रहा है नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स, यही नीचे आप दिखाई दे रहा होगा आपको एक कंसेप्ट दिया हुआ है नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स। तो नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स निकालने का मतलब यह है उस मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट को -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए बस। ए दे रखा है आपको 1 2 3 4, आपसे कहता है -a बताइए अब, तो नथिंग इज देयर, you multiply all the element by -1, it is -1 -3 -2 -4, that is the negative of a matrix। तो किसी भी मैट्रिक्स का यदि नेगेटिव आपको निकालना है तो उसके सभी एलिमेंट को -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। किसी भी मैट्रिक्स का 3a निकालना है, 5a निकालना है, 10a निकालना है, a मैट्रिक्स a is given, you want to get 10a, so you multiply all the element of a by 10, this is the process। तो नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स आपको क्लियर है, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स आपको क्लियर है। अब डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स इज नथिंग, डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स इज नथिंग, पहले वाले मैट्रिक्स में दूसरे के नेगेटिव को ऐड कर देना है बस, ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर देना है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर देना है। देखिए यहां पे तो डिफरेंस निकालना है आपको, ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, देखिए समझ लें, सिंपल सा है, एक मैट्रिक्स गिवन है आपको ए, दिस इज ए, एक मैट्रिक्स गिवन है बी, आपसे क्वेश्चन कह रहा है ध्यान से देना, थोड़ा सा एडवांस हो गया, 2a - b निकालिए भाई। तो बच्चों क्या करोगे, पहले ए को तो 2 से मल्टीप्लाई करना है, ये 2a लिख दिया मैंने, और -b मतलब b को यहाँ पे लिख दिया। अब ए को 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब अभी आपको मैं बता के आ रहा हूँ कि यू हैव टू मल्टीप्लाई ईच एलिमेंट ऑफ a by 2, देखो सबको a से मल्टीप्लाई कर दिया है, और b को मैंने -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, -1 को अंदर ले गया हूं इसलिए बीच में पॉजिटिव साइन है। या आप ऐसा ना भी करें तो मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूं, आपको 2a - b निकालना है, आपने 2a निकाला, उसमें से b के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आप सब्ट्रैक्ट करते जाइए, 2a ये आया मेरा और b ये है, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करते जाइए, ये आएगा 2 - 3, फिर 4 में से -1 है उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 + 1 हो जाएगा, देख लीजिए। तो आपको जो सुटेबल प्रोसेस लगे, जैसा यहाँ पे मेंशन किया है वैसा कर सकते हैं, या डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। सब्ट्रैक्ट करने का मतलब आपने बीच में सब्ट्रैक्ट किया तो -1 को आप अंदर ले गए हैं, सभी टर्म्स को -1 से मल्टीप्लाई कर दिया है, इसलिए यहाँ पे साइन +1 आ जाएगा। या आप सीधा ही, जैसे देखिए मैं और एक एग्जांपल देता हूँ, a = मैंने 1 2 3 4 लिया और b = मैंने 3 4 5 6 ले लिया सपोज, तो a - b मैं निकालना चाहता हूँ, a - b, 2a - b में तो कोई खास बात नहीं है, a को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मैं सीधा ही निकाल दूंगा, इसके इस एलिमेंट में से इसे सब्ट्रैक्ट कर दूंगा बस, इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, और इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, लाइक दिस यू विल हैव द a - b। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करने पे भी हम a - b ऑब्टेन कर लेंगे। इसके बाद इसमें आती है आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ द एडिशन, तो उसमें कोई खास बात नहीं है, प्रॉपर्टीज में ज़्यादा आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। कि जो मैट्रिक्स एडिशन, पहली बात कम्यूटेटिव होता है, तो कम्यूटेटिव का मतलब आप a में b को ऐड करिए या b में a को ऐड कर दीजिए, यू आर गोइंग टू गेट द सेम आंसर, ठीक है। ये एसोसिएटिव भी होता है, एसोसिएटिव का मतलब होता है a और b को पहले ऐड करिए, a + b, फिर उसमें c ऐड करिए, या a को b + c में ऐड कर दीजिए, यू आर गोइंग टू गेट द सेम आंसर। मतलब किसी भी ऑर्डर में आप इन्हें ऐड कर लें, ऐड करने पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। दिस वन पर्टिकुलर लॉ इज नोन एज एसोसिएटिव लॉ। एडिशन मगर पॉसिबल होना चाहिए, पहली बात ये ध्यान रखेंगे आप। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी दे रखा है, तो एडिटिव आइडेंटिटी नल मैट्रिक्स होता है। आइडेंटिटी उसे बोलते हैं एडिशन में जिसको ऐड करने पे वही मैट्रिक्स वापस मिलती हो। मतलब जो मैट्रिक्स हमें दे रखी है, जैसे ए कोई भी मैट्रिक्स दे रखी है, तो अब एक ऐसी मैट्रिक्स ऐड करिए इसमें कि आंसर ए ही आए, तो जो भी मैट्रिक्स हम ऐड करेंगे तो हम उसे एडिटिव आइडेंटिटी बोलेंगे। तो ए में मैं कौन सा मैट्रिक्स ऐड करूं कि आंसर ए ही आए, तो नल मैट्रिक्स ऐड करने पे आंसर ए आएगा। आप कहोगे नल मैट्रिक्स ऐड करने पे आंसर ए आ रहा है कि नहीं, देखिए मैंने ए ले लिया 1 2 3 4, और नल मैट्रिक्स तो आपको पता है इसी ऑर्डर का हम एक मैट्रिक्स लेंगे जिसके सभी एलिमेंट 0 0 0 होंगे। अब मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया तो व्हाट आई विल गेट 1 2 3 4। तो हम किसी भी मैट्रिक्स में नल मैट्रिक्स को ऐड करें तो वही मैट्रिक्स वापस से मिलता है, इसलिए नल मैट्रिक्स को हम एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं।
एक आता है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स किसी भी मैट्रिक्स का उसका खुद का नेगेटिव जो होता है वो एडिटिव इनवर्स हो जाता है। कोई भी मैट्रिक्स ए दे रखा है, ऐसा कोई क्वेश्चन है नहीं अंदर, पर यहाँ पे कंसेप्ट दिया हुआ है तो मैं बता रहा हूँ। कोई भी मैट्रिक्स ए दे रखा है, आपसे क्या इसका एडिटिव इनवर्स निकालिए, तो ए में मैं ए को ही माइनस ए को ऐड कर दूं, दोनों का रिजल्ट आपका यदि नल मैट्रिक्स आ जाता है ऐड करने पर, तो माइनस ए इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स को ऐड करने पे नल मैट्रिक्स एडिटिव आइडेंटिटी मिलनी चाहिए। एडिटिव आइडेंटिटी वो है जिसको ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता हो वही मैट्रिक्स मिले। एडिटिव इनवर्स वो है जिसको ऐड करने पर आपको एडिटिव आइडेंटिटी मींस नल मैट्रिक्स मिले। तो ये तो एक कंसेप्ट है, मगर डायरेक्ट ये है आपसे कहे कि एडिटिव आइडेंटिटी बताओ तो आपका आंसर नल मैट्रिक्स है। आपसे कहे एडिटिव इनवर्स बताओ तो आपका आंसर जो भी मैट्रिक्स दे रखा है उसका नेगेटिव है। दैट्स ऑल, दैट मच ओनली। इसके बाद आ जाता है आपका किसी भी मैट्रिक्स को एक नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी मैट्रिक्स को एक नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो हम ऑलरेडी बता ही चुके हैं आपको नंबर से मल्टीप्लाई करने का क्या मतलब होता है। किसी भी मैट्रिक्स को एक नंबर से मल्टीप्लाई करने का क्या मीनिंग होता है, दैट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन। क्वेश्चंस में आपको एक्सप्लेन करूंगा। अब मैं आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बता रहा हूँ, वो एक मेन चीज है। क्वेश्चंस आई विल एक्सप्लेन लेटर ऑन, ठीक है। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में आपको एक्सप्लेन करूंगा तो उससे सब क्लियर हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स ये थोड़ा सा इसका एक प्रोसेस है, तो आप ध्यान से समझ लें जरा, यही समझने की चीज है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स कब पॉसिबल है, पहली चीज तो वो देखिए। दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन हमेशा पॉसिबल नहीं होता, तो मैं जो अभी चीज बता रहा हूं उसे आप नोट कर लें। पहली बात, जैसे एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसका ऑर्डर m इंटू एन है, इस चीज को आप केयरफुली नोट करें। और बी एक मैट्रिक्स दे रखा है जिसका ऑर्डर p इंटू क्यू है, तो a इंटू बी तभी पॉसिबल होगा, a इंटू बी इज पॉसिबल ओनली व्हेन नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स, a इंटू बी निकालवा रहा हूं तो a फर्स्ट मैट्रिक्स है, नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन सेकंड। ये कंडीशन है, ध्यान रखना। नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट, पहले नंबर पे जिस मैट्रिक्स को लिख रहे हैं वो फर्स्ट है, मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन सेकंड मैट्रिक्स। मतलब यहां पे यदि a इंटू बी पॉसिबल होने के लिए n मस्ट बी इक्वल टू p होना चाहिए, ठीक है। n मस्ट बी इक्वल टू, तो a इंटू बी कब पॉसिबल होगा, जब n इक्वल टू p है। n इक्वल टू p मींस नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन सेकंड। अब पॉसिबल हो गया तो जो आंसर आएगा a इंटू बी, उसका ऑर्डर बच्चों होगा नंबर ऑफ रोज इन फर्स्ट इंटू नंबर ऑफ रोज इन सेकंड, m इंटू क्यू ऑर्डर होगा उसका। ध्यान से सुन लीजिए, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, b एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो a इंटू बी तभी पॉसिबल है जब नंबर ऑफ रोज इन नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन बी हो। ऐसा नहीं है तो पॉसिबल नहीं होगा, ये नोट कर लीजिए। दूसरी बात, a इंटू बी पॉसिबल हो गया, n इक्वल टू पी है इस केस में तो पॉसिबल होगा, तो a इंटू बी का ऑर्डर भी हम पहले ही बता देंगे, वो m इंटू क्यू होगा, नंबर ऑफ रोज इन फर्स्ट इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स इन सेकंड। प्रैक्टिकल में बताता हूं, देखिए इसकी थ्योरी में गए बगैर मैं आपको जो काम की चीजें हैं वो बता रहा हूं, तो मैं जहां नोट करने के लिए बोल रहा हूं नोट कर लें, और उसे हम अप्लाई करके भी मैं आपको दिखाऊंगा। एक कोई भी मैट्रिक्स दे दिया a, एक मैट्रिक्स दे दिया, उसका ऑर्डर बाय द वे दे दिया इसने 1 इंटू 2, और b एक मैट्रिक्स दे दिया जिसका ऑर्डर दे रखा है 3 इंटू 1। आपसे पूछेगा क्या a इंटू बी इज पॉसिबल, तो हमारा आंसर आएगा नो इट इज नॉट पॉसिबल। कैसे देखेंगे हम, पहले वाले में कॉलम्स और दूसरे वाले में रोज देख लेंगे, यदि वो दोनों इक्वल हो तो ये पॉसिबल है, मगर यहाँ इक्वल नहीं है। अब दूसरा मैं कहता हूं वेदर b इंटू ए इज पॉसिबल, b इंटू ए, तो b में कॉलम्स देखोगे अब और a में रोज देखोगे, वो दोनों इक्वल हैं, तो देखिए a इंटू बी पॉसिबल नहीं है मगर b इंटू ए पॉसिबल हो गया, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम्स इन b इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन a, और जो आंसर आएगा उसका 3 इंटू 2 ऑर्डर आएगा। b इंटू ए जो मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या आएगा, नंबर ऑफ रोज इन b इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स इन a।
इसको केयरफुली ध्यान से नोट करें। ए इंटू बी क्यों नहीं पॉसिबल है, पहले देख लीजिए। क्योंकि जब हम दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट लेते हैं तो पहले मैट्रिक्स, फर्स्ट मैट्रिक्स में जितनी कॉलम्स हैं सेकंड में उतनी रो होनी चाहिए। ये वर्ड बोल रहा हूं, ए और बी से कोई लेना देना नहीं है हमारा। आप किस ऑर्डर में प्रोडक्ट ले रहे हो, पहले ए रख रहे हो बाद में बी रख रहे हो, तो ए में जितनी कॉलम्स हैं उतने रोज बी में हैं तो प्रोडक्ट पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं है। तो यहां पे ए इंटू बी देखूंगा तो ए में कॉलम्स हैं 2, बी में रोज हैं 3, दोनों इक्वल नहीं है तो ए इंटू बी पॉसिबल नहीं है। अब आपसे वो कह रहा है बी इंटू ए, बताइए भाई पॉसिबल है क्या? तो अब बी को पहले नंबर पर रख लेंगे। अब तो बी का ऑर्डर देखिए क्या हो गया, 3 into 1, और ए का ऑर्डर क्या है आपका 1 into 2। अब मैं चेक करूंगा नंबर ऑफ कॉलम्स इन दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन दिस है। पहले वाले मैट्रिक्स में कॉलम्स दूसरे वाले मैट्रिक्स के रोज के इक्वल हो तो ये पॉसिबल होगा प्रोडक्ट, इसलिए बी इंटू ए पॉसिबल हो गया। अब बी इंटू ए का ऑर्डर क्या होगा, ये बी इंटू ए का ऑर्डर होगा। जो चीज इक्वल है उसे हटा देंगे, फर्स्ट मैट्रिक्स का रोज और सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम बी इंटू ए का ऑर्डर होगा। तो ए बी ऑलवेज पॉसिबल नहीं होता, ए बी तभी पॉसिबल होता है, फिर से बता देता हूं, जब नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन सेकंड। दूसरी जो एसेंशियल कंडीशन है कि ए इंटू बी जब पॉसिबल है तो जरूरी नहीं है बी इंटू ए पॉसिबल हो। यहां पे देखिए प्योर एग्जांपल में आपको बता रहा हूं, ए बी पॉसिबल है तो ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है कि बी ए भी पॉसिबल हो, और बी ए पॉसिबल हो तो ऐसा जरूरी नहीं है ए बी भी पॉसिबल हो। दूसरी बात, यदि दोनों बाय द वे पॉसिबल हैं, दोनों पॉसिबल हैं तो उनका इक्वल होना भी जरूरी नहीं है। मैं बता देता हूं, दोनों पॉसिबल हैं, ऐसा भी केस होगा मगर दोनों इक्वल नहीं होंगे। ए बी इंटू बी ए हो भी सकते हैं मगर होना जरूरी नहीं है, वर्ड बोल रहा हूं मैं। इट इज नॉट नेसेसरी इफ ए बी एंड बी ए बोथ आर पॉसिबल देन ए बी इज इक्वल टू बी ए। तो अब 3 पॉइंट आप धीरे धीरे लिख लीजिए। पहली बात, दो टू प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस आर पॉसिबल ओनली इफ number of columns in first matrix is equal to number of rows in second matrix. Second point, the order of product, यदि product possible है तो, if product is possible then order of product will be equal to number of rows in first matrix into number of columns in second matrix. Third one, if AB is possible, it is not necessary that BA is also possible. A into B is possible, it is not necessary that BA is possible. Fourth point, if AB and BA both are possible, it is not necessary that AB is equal to BA. ये 4 पॉइंट मैंने आपको बता दिए हैं। It is not necessary that AB is equal to BA. अब प्रोडक्ट लेंगे कैसे, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और इसको प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा। प्रैक्टिस करे बगैर ये होगा नहीं कि हाउ टू कैलकुलेट द प्रोडक्ट। मैं आपको एक एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, ठीक है? वो प्रोडक्ट सीख गए तो आपका एक्सरसाइज 2 तक काम हो जाएगा। एक और चीज प्रोडक्ट लेना मैं आपको बता दूंगा, ए बी और बी ए कम्यूटेटिव नहीं होता, ये नोट कर लें आप, क्योंकि अभी ए बी पॉसिबल है तो बी ए पॉसिबल ही नहीं होता कई बार, तो कम्यूटेटिव कहाँ से होगा? ए बी इक्वल टू बी ए आप लेके नहीं चलोगे। हो सकता है किसी केस में ए बी इक्वल टू बी ए हो जाए, मगर ए बी और बी ए इक्वल होते हैं इन जनरल, हम ऐसा नहीं मान के चलेंगे। कहीं ये नहीं अप्लाई करेंगे कि ए बी इक्वल टू बी ए, जैसे ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए होता है। प्रोडक्ट आपका कम्यूटेटिव नहीं होता इन जनरल, किसी केस में हो जाए वो एक अलग बात है, बट इट इज नॉट कम्यूटेटिव। नाउ हाउ टू कैलकुलेट प्रोडक्ट, ध्यान से समझेंगे हम। प्रोडक्ट आपको एक मैट्रिक्स दे रखा है ए और एक मैट्रिक्स दे रखा है बी। एक मैट्रिक्स दे रखा है ए, एक मैट्रिक्स दे रखा है बी। मैं आपको समझा देता हूं हाउ टू कैलकुलेट द प्रोडक्ट। ये एक मैट्रिक्स दे रखा है A11, A12, A21, A22, 2 into 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है।
अब मैं एक मैट्रिक्स ले लेता हूँ B11 B21, ये आपका 2 × 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया। अब आप चेक करेंगे प्रोडक्ट पॉसिबल है या नहीं। तो इसकी नंबर ऑफ कॉलम्स इसकी नंबर ऑफ रोज के इक्वल देखा, आपने कहा ठीक है पॉसिबल, पॉसिबल है। चलो मैं इसको B2 × 2 ऑर्डर ले लेता हूँ आपको पूरा एक्सप्लेन करने के लिए हाउ टू कैलकुलेट इट। बी मैट्रिक्स भी मैंने ले लिया 2 × 2 ऑर्डर, और ये ले लिया मैंने B11 B12 B21 B22। प्रोडक्ट आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो कैसे मल्टीप्लिकेशन लेंगे, इक्वल टू, हम सबसे पहले क्या करेंगे ध्यान रखना, पहली रो के एलिमेंट्स निकालेंगे, फर्स्ट रो के। तो उस केस में इसकी फर्स्ट रो पिक कर लेंगे और इसकी फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को इसके फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। जो इसका एलिमेंट A11 है उसको B11 से करूंगा मल्टीप्लाई, A11 B11, A12 को B21 से मल्टीप्लाई करूंगा। ये केवल फर्स्ट एलिमेंट मिला है प्रोडक्ट का, दिस इज द ओनली फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द प्रोडक्ट। अब इसी रो का दूसरा एलिमेंट चाहिए मुझे, इसी रो का दूसरा एलिमेंट चाहिए। तो इसी रो का दूसरा एलिमेंट निकालने के लिए यही रो रहेगी मेरी, फर्स्ट रो के सभी एलिमेंट निकालने के लिए इस मैट्रिक्स की फर्स्ट रो लूंगा, फर्स्ट एलिमेंट निकालने के लिए उनको करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ कॉलम से मल्टीप्लाई कर दूंगा, सेकंड एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो निकालने के लिए जो दूसरे नंबर पर आएगा इसकी फर्स्ट रो के एलिमेंट को इसके सेकंड कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो वो आएगा देखिए A11 B12 प्लस A12 B22। अभी मुझे फर्स्ट रो मिल गई। अब मुझे सेकंड रो चाहिए इनके प्रोडक्ट की। तो सेकंड रो निकालने के लिए इसकी मैं सेकंड रो लूंगा। सेकंड रो को आपको सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट निकालने के लिए, सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट निकालने के लिए सेकंड रो के एलिमेंट को फिर से इसके फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करूंगा रेस्पेक्टिवली। तो देखिए आएगा A21 B11 प्लस A22 B21, एक एलिमेंट आया आपका। नेक्स्ट एलिमेंट निकालने के लिए यही फर्स्ट रो रहेगी और उसके एलिमेंट को मैं इसके सेकंड कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करूंगा। प्रैक्टिकल मैं आपको एग्जांपल करके बता रहा हूं, यहाँ पे थोड़ा स्पेस का कंस्टेंट है तो इसलिए उतना प्रॉपरली मैं यहाँ पे नहीं एक्सप्लेन कर पाया हूँ। अभी मैं इसको करता हूँ, देखिए एक्सप्लेन एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके। इन जनरल मैं इसको कंसिडर करके चलता हूँ। आपको जो भी रो निकालनी है, तो जैसे फर्स्ट रो निकालनी है तो फर्स्ट रो को हम पिक कर लेंगे, उसके एलिमेंट को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ द अनदर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम से। मतलब पहले वाले मैट्रिक्स की रोज आएंगी और दूसरे वाले मैट्रिक्स की कॉलम्स आएंगी। पहले वाले मैट्रिक्स को आपको निकालना है तो फर्स्ट एलिमेंट देखिए मैं बताता हूं R1C1 होगा। बस इन जनरल मैं लिख देता हूं इसको RICI। कोई भी एलिमेंट चाहिए, आप कहोगे ये क्या चीज है, इसका क्या मतलब है। जब RICI का मतलब आपको सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट चाहिए, सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट, तो आपको पता है वो A22 हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, समेशन ऑफ R2C2 कर देंगे। समेशन ऑफ R2C2 मीनिंग बताता हूं। देखिए पहला एलिमेंट चाहिए आपको तो R1C1 आएगा पहली रो का, दूसरा एलिमेंट चाहिए तो R2C2 आएगा। ये मैं इसको बता देता हूं, देखिए इट इज R1C1, दूसरा एलिमेंट चाहिए तो R1C2, पहली रो के जितने भी एलिमेंट चाहिए R1C3, दूसरा रो का एलिमेंट चाहिए तो आएगा R2C1 R2C2 R2C3, थर्ड रो के एलिमेंट चाहिए तो उसको बोलेंगे R3C1 R3C2 R3C3। अब मैं एक्सप्लेन करता हूं इसका मीनिंग क्या है। नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं हम, वह मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। देखिए मुझे इन दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है। बाय द वे दीज टू मैट्रिसेस, दिस इज A एंड दिस इज B। आई हैव टू फाइंड A into B। ध्यान से देख लें, इसी केस में समझ में आ जाएगा।
तो सबसे पहले मैं चेक करूंगा इसका ऑर्डर क्या है। तो अब देखिए क्या ऑर्डर आपको नजर आ रहा है। इस ऑर्डर इज 2 × 2 ए का। बी का ऑर्डर देखिए वो 2 × 3 है। तो वेदर प्रोडक्ट इज पॉसिबल, इसके कॉलम्स और इसके रोज देखे इक्वल है, यस पॉसिबल। और उसका आंसर क्या आएगा, प्रोडक्ट का ऑर्डर आएगा 2 × 3। तो ये चीजें हमने पहले ही डिसाइड कर ली कि प्रोडक्ट इज पॉसिबल एंड ऑर्डर ऑफ प्रोडक्ट विल बी 2 × 3। क्लियर है। अब मैं प्रोडक्ट निकाल के बताता हूं। देखिए हाउ टू कैलकुलेट द प्रोडक्ट। ये 6 आपको फर्स्ट रो निकालनी है सबसे पहले। तो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट कैसे निकालेंगे, तो ये इसकी पहली रो लेंगे, उसको इसके फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया प्लस 9 × 7, फर्स्ट एलिमेंट मिल गया आपको पहली रो का। अब फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट चाहिए, तो यही फर्स्ट रो लूंगा, इसको इसके सेकंड कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करूंगा। देखिए यहां पे कर रखा है। तो 6 को 6 से मल्टीप्लाई किया, 9 को 9 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये सेकंड एलिमेंट आ गया फर्स्ट रो का। अब फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट चाहिए, तो इसकी फर्स्ट रो ही रहेगी। मतलब फर्स्ट रो के जितने भी एलिमेंट चाहिए पहले वाली मैट्रिक्स की फर्स्ट रो ही रहेगी। अब फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट चाहिए, तो आप पहले वाले मैट्रिक्स की फर्स्ट रो को दूसरे वाले मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट चाहिए, तो पहले वाले मैट्रिक्स की फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को दूसरे वाले मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब जो रो चाहिए, ध्यान से सुनिए, उसी रो के एलिमेंट्स को दूसरी रो के कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट एलिमेंट चाहिए तो फर्स्ट कॉलम से, सेकंड एलिमेंट चाहिए तो सेकंड कॉलम से। अब देखिए थर्ड एलिमेंट चाहिए यहां पे मुझे, पहली रो का थर्ड एलिमेंट, तो मैं इसकी फर्स्ट रो लूंगा, फर्स्ट वाले मैट्रिक्स की फर्स्ट रो ही लूंगा, ये ली, और इसके थर्ड कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दिया, फर्स्ट रो पूरी मिल गई। अब फर्स्ट रो को भूल जाएंगे। अब मुझे सेकंड रो चाहिए, तो इसकी सेकंड रो लूंगा, इनको रेस्पेक्टिवली सेकंड रो के 3 एलिमेंट चाहिए, तो इसकी सेकंड रो को दूसरी वाली मैट्रिक्स के पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए यहां कर रखा है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से। सेकंड एलिमेंट चाहिए सेकंड रो का, तो इसकी सेकंड रो को इसके सेकंड कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर रखा है। देखिए थर्ड रो चाहिए, थर्ड एलिमेंट चाहिए सेकंड रो का, तो इसकी सेकंड रो के एलिमेंट्स को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई कर रखा है। कर दीजिए, आपको a × b आ जाएगा। ऑर्डर आपको पहले से ही आपने निकाल लिया था a × b का। यहां पे देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है, इफ a इज दिस, b इज दिस, देन फाइंड a b b a, शो दैट a b इज नॉट इक्वल टू b a। तो आप a b और b a पॉसिबल है कि नहीं ये देखेंगे सबसे पहले। तो a b और b a पॉसिबल है कि नहीं, तो a का ऑर्डर देखा आपने, तो a का ऑर्डर ये 2 × 3 है। b का ऑर्डर देखा आपने, वो 3 × 2 है। तो क्या a b पॉसिबल है, आप कहोगे यस a b इज पॉसिबल। ऑर्डर क्या आएगा उसका, 2 × 2। निकालूंगा मैं a b। b a पॉसिबल है क्या, b a, तो पहले b ले लीजिए आप। b a भी पॉसिबल है, मगर उसका ऑर्डर आएगा 3 × 3। पहले b लिख लीजिए बाद में। तो a b इक्वल टू b a तो होगा ही नहीं है, तो आप वैसे ही डिक्लेयर कर सकते हो बगैर प्रोडक्ट लिए हुए। ये कह रहा मगर ये फाइंड करवा रहा है a b एंड b a, तो a b और b a का जब ऑर्डर अलग है तो दोनों मैट्रिसेस इक्वल नहीं हो सकते। तो मैं आपका a b × b a निकालता हूं। यहाँ पे a b निकालना आप सीख लीजिएगा, इनको 2-4 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे, प्रोडक्ट निकालना आ जाएगा। तो a b निकाल रहे हैं, देखिए तो पहले फर्स्ट रो निकाल रहे हैं, तो इसकी एक ही फर्स्ट रो पिक कर लिया आपने। फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट कैसे निकालेंगे, इस फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को इसके फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। यहां पे कर दिया, देखिए फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट कैसे निकालेंगे, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, इसकी तो फर्स्ट रो ही रहेगी, मगर उसको इसके सेकंड कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। तो फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट आ गया। देखिए अब मुझे सेकंड रो चाहिए प्रोडक्ट की, तो इसकी सेकंड रो पिक कर लूंगा, उसको इसके फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करूंगा। पहला एलिमेंट आ गया। सेकंड रो का दूसरे एलिमेंट के लिए इसकी सेकंड रो ही रखूंगा, और उसके इसके सेकंड कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दूंगा।
इस तरीके से ए भी आ जाएगा। तो उसे हम प्रैक्टिस करें। तो मैंने आपको बताया था R1C1 पहला एलिमेंट। तो देखिए ये R1 है और ये C1 है। कहा था ना मैंने R1C1। पहला एलिमेंट मैंने क्या लिखा था, अब मैं आपको इसको फिर से लिख रहा हूं, समेशन ऑफ R1C1। ये एलिमेंट ये आएगा, मतलब पहली वाली मैट्रिक्स का R1 लेना है और दूसरी का C1 लेना है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो। दूसरा मैंने कहा था R1C2, ये R1 ही रहेगा, एक कॉलम बदल गया। तीसरा मैंने कहा था R1C3 एंड सो ऑन। यहाँ पे आएगा R2C1। सेकंड रो चाहिए तो आप पहले वाले मैट्रिक्स का R2 लोगे, फर्स्ट एलिमेंट R2C1 होगा, सेकंड एलिमेंट R2C2 होगा एंड सो ऑन। इन दिस वे वी कैन मल्टीप्लाई टू मैट्रिसेस को इस तरीके से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की मैंने और भी प्रॉपर्टीज आपको बताई है, तो आप एक्चुअली मल्टीप्लिकेशन की कुछ प्रैक्टिस करें तो उसके बेस में हम क्वेश्चंस कर पाएंगे। क्वेश्चन में फर्दर डिस्कस करेंगे, तो मल्टीप्लिकेशन की हम प्रैक्टिस करेंगे। तो एडिशन में तो आप करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड करते हो, एडिशन पॉसिबल होता है दो उनका ऑर्डर सेम हो, मगर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होता है जब नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन सेकंड मैट्रिक्स। तो एक कंसेप्ट मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किए फर्स्ट टू एक्सरसाइज के, तो इनके क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूंगा। तो होपफुली अब आपका यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इसमें मल्टीप्लिकेशन की आप जितनी भी प्रैक्टिस करेंगे बेटर रहेगा। थैंक यू।